अगले सीन में अनीता सोच रही होती है कि वो उस आदमी को अपने हाथों से मारने वाली थी, लेकिन भगवान ने ही उसके हाथों को पकड़ लिया। फिर वो कुछ पिल्स को निकालती है जो उसने असैसन के लिए बनाया था, लेकिन असैसन तो अब मर चुका है। प्रिंसेस की बातों को याद करते हुए वो कहती है कि जब तक तुम एंजॉय कर सकती हो करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं सोचती हूँ कि जब तुम मेरे कदमों पे भीख मांग रही होगी, क्या तब भी तुम प्यार की बातें कर पाओगी? ऐसा कहते ही उसके दिल में फिर से दर्द होने लगता है। वो सोचती है कि उसका ब्रेन वॉश आजकल कुछ ज्यादा ही खुल रहा है। क्या ये इसी दर्द के कारण है? उसने बस इंपीरियल पैलेस में 2 लोगों को कब्जे में लिया है, जो कि काफी नहीं है, लेकिन आगे चल के जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा टाइट होने वाली है, जिसके कारण अगर वो और फोर्सेस बढ़ाएगी तो उसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से गया तो मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल ना करके भी इस जगह को पूरा हिला सकती हूँ। अगले सीन में हम लोग इंपीरियल गार्ड के कैप्टन अल्बर्ट को देखते हैं, जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि मैं क्या करूं जब हरमन सिविलिज ने उसको मार दिया तो। फिर वो उदास होते हुए कहते हैं कि क्यों उस सिविलिज आदमी को उसे इतने बेकार तरीके से मारना था। हम लोग खून को रोक नहीं सके और अब चीजें ऐसी हैं। तो वाइस कैप्टन गिब्सन कहते हैं कि मैंने सुना ये इसलिए हुआ क्योंकि वो इंपीरियल प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर कैप्टन कहते हैं कि उन्होंने हर हाइनेस को प्रोटेक्ट करने का अच्छा काम किया, लेकिन फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स के पहाड़ों को देखते हैं। फिर कैप्टन उठते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं हिज मैजेस्टी से मिलने जा रहा हूँ। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, तो मैं बस जिम्मेदारी लूंगा और हिज मैजेस्टी से कहूँगा कि मैं इस पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। वाह, आपका दिमाग इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा काम करता है। कैप्टन कहते हैं कि तुमने क्या कहा? तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ध्यान मत दीजिए, चलिए चलते हैं। अगले सीन में कैप्टन योर मैजेस्टी को सारी बात बताने के बाद जिम्मेदारी की बात कहने ही वाले होते हैं कि योर मैजेस्टी कहते हैं मैंने काफी सुन लिया, अब तुम जा सकते हो। कुछ नहीं किया जा सकता अगर वो मर चुकी है, लेकिन अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना कि वो बैंक्वेट में कैसे घुस गई। बेचारे कैप्टन, जो कि बाहर आने के बाद भी शॉक में होते हैं। तो वॉइस कैप्टन कहते हैं कैप्टन, मैं आज आपके लिए बियर खरीदूंगा। कैप्टन से लाते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे अभी वापस जाना चाहिए। और आप हिज मैजेस्टी से क्या कहेंगे? तो कैप्टन कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि नोबल्स अपना विश्वास उस कैप्टन पे डालेंगे जो कि इतना बेकार है? इस एक्सक्यूज का इस्तेमाल करके तो वॉइस कैप्टन कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे भी तो सारे नोबल्स पहले ही किसी और चीज से बिजी हैं, उन्हें आप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। कैप्टन, आपको याद नहीं है प्रिंसेस ने बैंक्वेट में क्या कहा था? वो प्रिंसेस के एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रहे होते हैं। तो फिर कैप्टन प्रिंसेस के साथ सिंपैथी जताते हुए कहते हैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके क्या मैं सिविलिस ड्यूटी में जाऊं और उन्हें मार दूं? तो वाइस कैप्टन कहते हैं कि क्या आप इसे एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं रिटायर होने के लिए? तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हो। चलिए अब ऐसे बकवास नहीं करते हैं और काम करते हैं। कैप्टन अगले सीन में प्रिंसेस यूना से उनके रूमर्स के बारे में पूछ रही होती हैं और पीछे से सेल्मा यूना को चुप होने का इशारा कर रही होती हैं। प्रिंसेस सोचती हैं कि अभी तक तो बुरे रूमर्स चालू हो गए होंगे। वो ऊना से पूछती हैं कि ऊना, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, और पीछे से सेल्मा ऊना को मना कर रही होती है। तो ऊना झूठ बोल ही देती है कि कोई भी बड़े रूमर्स अभी तक नहीं है योर हाइनेस। प्रिंसेस, जिसे पता नहीं होता है कि ये झूठ है, वो सोच रही होती हैं कि वो कुछ ज्यादा ही लालची हो रही थी, उन्हें और ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। फिर वो सेल्मा से इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पूछती हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी तक उन्हें कुछ खास नहीं मिला है।
प्रिंसेस को पता था कि उन्हें एविडेंस नहीं मिलेगा क्योंकि जो टारगेट थी वो बस एक काम सी नौकर थी। फिर वो पूछती हैं कि क्या एम्परर ने एंगेजमेंट के बारे में कुछ कहा है, तो फिर सैल्मा नहीं कहती हैं। प्रिंसेस खुश होते हुए कहती हैं कि अगर मैं सिविल स्टूची में जाऊं और उनके ऊपर एक कुर्सी मारूं तो क्या वो एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। सैल्मा कहती हैं कि तभी अगर योर हाइनेस चाहती हैं कि मैं अपने जुबान को काट लूं और मर जाऊं, तो प्रिंसेस कहती हैं सैल्मा तुम आजकल कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट हो रही हो। प्रिंसेस योर मैजेस्टी से मिलने का कहती हैं। सैल्मा क्यों पूछती है, तो प्रिंसेस बताती हैं कि वो सोच रही थी कि क्या हिज मैजेस्टी उनके फैसले को मान लेंगे अगर वो उनकी तरफ एक कुर्सी फेंके। सैल्मा चिल्लाती है तो प्रिंसेस कहती हैं कि वो बस मजाक कर रही थी। फिर वहां पर एम्परर की एक अटेंडेंट आती हैं। प्रिंसेस अपने 2 पर्सनल गार्ड्स के पीछे होते हुए कहती हैं कि हिज मैजेस्टी को मुझसे क्या काम है, और अगले ही पल वो सोच रही होती हैं कि क्या एम्परर ही मेरे असली दुश्मन हैं। हम देखते हैं कि एम्परर ने सबको डिनर पे बुलाया होता है। प्रिंसेस सोचती हैं कि मैं हरमन का होना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। अगले ही पल थियोर गुस्से से चम्मच फेंकते हुए जो बात कहनी है वो कहने के लिए कहता है। तो एम्परर बताते हैं कि उन्होंने असैसिन के इन्वेस्टिगेशन को रोकने का फैसला किया है, जिस पर रेगिना कहती है इसका मतलब हम लोग पूरी तरीके से उन्हें खो चुके हैं, और वो सोच रही होती हैं कि जो मास्टरमाइंड है वो तो यहीं पर है। फिर एम्परर कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो भले ही रुक चुका हो, लेकिन अब से हम और ज्यादा सतर्क रहेंगे। जिस पर थियोर चिल्लाने लगता है कि ये तो नौकर भी उन्हें कह सकते थे। तो एम्परर उस पर चिल्लाते हैं, जिस पर वो कहने लगता है आज चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या आपको नहीं पता है कि मैं आपको सुन सकता हूँ अगर आप अपना आवाज नहीं बढ़ाएंगे तब भी। जिस पर वो कुछ नहीं कह पाते हैं। फिर प्रिंसेस हंसते हुए थियोर को देखने लगती है। फिर वो एम्परर से कहती हैं कि इसका मतलब सर एरॉन और सर हरमन का जो ड्यूटी है वो भी खत्म हो गया होगा। जिस पर वो हाँ कहते हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं और क्या लेडी अनीता भी इंपीरियल पैलेस को छोड़ेंगी। जिस पर अनीता कहती हैं कि वो इंपीरियल पैलेस में ही रहना चाहेंगी, मेडिकल स्टाफ मिस्टर डेरियन के साथ मेडिकल हर्ब्स के बारे में और सीखने के लिए। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसने डेरियन से पहले ही बात कर लिया है, जिस पर अनीता हाँ कहती है और कहती हैं कि उन्होंने कहा था ये ठीक होगा अगर मैं योर मैजेस्टी से परमिशन ले लूं। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि इसका ऐसा व्यवहार किसी को भी कन्विंस कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि वो कौन है। फिर वो कहती हैं लेडी अनीता, क्या ये डेरियन के घुमा फिरा के तरीका नहीं है ना कहने का, वरना वो खुद योर मैजेस्टी के पास आते। क्या ये सही नहीं है योर मैजेस्टी। जिस पर एम्परर भी सहमत होते हैं। अनीता लेकिन कहने वाली होती है कि प्रिंसेस योर मैजेस्टी से इस डिनर का असली गोल पूछ लेती है, जिस पर वो कहते हैं भले ही रक्षा करने की जो ड्यूटी है वो खत्म हो गई है, तुम्हें सर हरमन के साथ समय बिताना है। तुम्हें कम से कम उनसे 1 हफ्ते में 3 बार मिलना होगा। प्रिंसेस वजह पूछती है तो एम्परर कहते हैं कि हमने बस एंगेजमेंट ही की है और तुम दोनों ने कभी भी एक साथ समय नहीं बिताया है। तो प्रिंसेस जो कि काफ़ी गुस्से में होती हैं वो चिल्लाती हैं कि मैं मना करती हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि मैं एंगेजमेंट को तोड़ूंगी। जिस पे एम्परर कहते हैं कि उन्होंने पहले ही सुन लिया है कि अनीता और हरमन का रिलेशनशिप भाई बहनों जैसा है। प्रिंसेस परेशान होते हुए कहती हैं कि वो वजह नहीं है, जिस पे एम्परर वजह पूछते हैं। तो प्रिंसेस बताती हैं कि वो कभी एंगेज होना चाहती ही नहीं थी।
उन्होंने बस योर मैजेस्टी की आज्ञा का पालन किया, जिस पर वो कहते हैं कि मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं बदला है, लेकिन मैं बदल चुकी हूँ और मैं मना करती हूँ, लेकिन एम्परर तो मान ही नहीं रहे होते हैं। फिर प्रिंसेस चिल्लाती हैं कि अगर सिविलिज में शादी करना इतना जरूरी है तो क्यों ना आप ही कर लें। ड्यूक सिविलिज को कहो एक बूढ़ी डॉटर अडॉप्ट करने के लिए। एम्परर रेगिना चिल्लाते हैं तो प्रिंसेस चिल्लाती हैं कि आप मेरी शादी को अपने मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप गुस्सा हो जाते हैं जब मैं आपके बारे में बात करती हूँ। फिर एम्परर रेगिना को प्लीज कहते हैं, जिस पर रेगिना शांत होते हुए कहती हैं कि वो एंगेजमेंट को तोड़ेंगी। प्लीज, मुझे नहीं लगता है कि वो शब्द किसी ऐसे के द्वारा कही जानी चाहिए जिसने मेरे रिक्वेस्ट को इग्नोर किया। फिर वो एरॉन और थियोर को वहां से लेके चली जाती हैं। रास्ते में वो थियोर से भी एंगेजमेंट को तोड़ने का कहती हैं अगर वो नहीं चाहता है, जिस पर थियोर पहले तो रेगिना की तरफ देखता है, फिर कहता है कि वो एंगेजमेंट के साथ ठीक है, जिस पे प्रिंसेस कहती हैं कि ये काफ़ी अच्छी बात है। एरॉन रेगिना और थियोर के हाथों की तरफ ही देख रहा होता है। अगले सीन में प्रिंसेस को काफी समय बाद रिलैक्स करने का मौका मिलता है, लेकिन उनके रूमर्स अभी ज्यादा दूर नहीं फैले हैं और हरमन हफ्ते में 3 बार हमेशा उनके गेट के सामने खड़ा रहता है, लेकिन प्रिंसेस उससे एक भी बार नहीं मिली है। एम्परर का अटेंडेंट हर बार प्रिंसेस से भीख मांगता है, पता नहीं उन लोग कब हार मानेंगे। फिर प्रिंसेस उसको छोड़कर सोचती हैं कि ये अब उनकी चाल चलने का समय है। फिर वो सेल्मा से एक लेटर लिखने के लिए कहती हैं, जिसके लिए सेल्मा मान जाती हैं। तो प्रिंसेस पूछती हैं कि क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि मैं किसे लिख रही हूँ। तो सेल्मा कहती हैं कि सर एरॉन और सर एरॉन। प्रिंसेस पूछती हैं कि क्या तुम गुस्सा हो। तो सेल्मा ऊना को इंक लाने के लिए कहती है। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि भले ही ये गुस्सा क्यों ना हो, वो हर चीज करती है जो मैं उससे कहूँ। क्या वो क्यूट नहीं है। फिर वो सेल्मा से पूछती हैं कि क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि वो एंगेजमेंट तोड़ने पे जोर डाल रही हैं। तो सेल्मा मना करते हुए कहती हैं, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ जबरदस्ती किया जाए। हालांकि फर्क नहीं पड़ता कि सर एरॉन कितने खूबसूरत हैं। क्यों योर हाइनेस सर एरॉन से चिपके। ये सुनने के बाद जॉन काफी जोर से हंसता है। फिर सेल्मा उसी को देखने लगती हैं और प्रिंसेस कहती हैं, जो कहानी है वो तभी मैच करेगा अगर मैं सर एरॉन के साथ प्यार में हूँ और मैंने ही खुद से इसके लिए रिक्वेस्ट किया है। सेल्मा चिल्लाती है, लेकिन प्रिंसेस कहती हैं कि सोचो क्या होगा अगर हमारे रोज बदल जाते हैं। सर एरॉन मुझसे अपने प्यार को कॉन्फेस कर रहे हों। वैसे चेहरे के साथ सेल्मा, मैं एक लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस एरॉन का बस आधा ही चेहरा देख पाई हैं। उनके बारे में सोचती ही प्रिंसेस के दिल में भार महसूस होने लगता है। फिर वो कहती हैं कि उनका गोल थियोर को अगला एम्परर बनाना और मरने तक अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, और अगर उनकी शादी नहीं भी होती है तो सब लोग ये सोचेंगे कि सर एरॉन उनके फर्स्ट लव थे। जिस पर सेल्मा कहती हैं कि वो शायद आपको अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे करने के लिए कहेंगे। प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं कि मेरा भाई एक कचड़ा है और मैं एक पागल औरत हूँ जो कि उस कचड़े के ऊपर डंडा चलाती है, तो किसकी हिम्मत होगी मेरे सामने वैसी बातें करने की। फिर सेल्मा पूछती हैं कि इस बार वो सर एरॉन के साथ कौन सी परेशानी खड़ी करने वाली है, जिस पर प्रिंसेस कहती हैं, मैं शुरुआत करूंगी लोगों को ये बता के कि मैं सर एरॉन से प्यार करती हूँ। तो जिस पे सेल्मा कहती हैं, क्या लोग इस पे विश्वास करेंगे।
अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती तो सर एरन के चेहरे के ऊपर भरोसा करो सेल्मा। उस चेहरे के अंदर काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सेल्मा एम्परर के बारे में पूछती हैं तो प्रिंसेस कहती हैं तुम किस बारे में परेशान हो, हमारे पास थियोर है। मैं काफी समय से ये सोच रही थी जो कुत्ते हैं वो भी आराम से इंपीरियल पैलेस में भौंक नहीं सकते, तो फिर थियोर ने वैसे नीच शब्द कहाँ से सीखे। ये ऑब्वियस है, वो एक डॉग होल से कैसल से बाहर निकलता है, जिस पर सेल्मा कहती हैं कि हर हाइनेस ये कह रही हैं कि सर एरन से मिलने के लिए आप उसी डॉग होल का इस्तेमाल करेंगी। हाँ, उसमें से कोई डॉग्स नहीं निकलते हैं जैसा कि मैं सोचती हूँ। तो सेल्मा चिल्लाती है कि ये मेरा सवाल नहीं था। फिर वो जॉन को प्रिंसेस को समझाने के लिए कहने लगती है, लेकिन जॉन कहता है कि मैं भी बचपन में उसका इस्तेमाल किया करता था। प्रिंसेस ऊना से लेटर को डिलीवर करने के बाद कैसल में उन्होंने जो काम दिया है वो करने के लिए कहती हैं। फिर वो जॉन को थियोर को बताने के लिए कहती हैं कि वो उससे मिलना चाहती हैं, जिस पर जॉन भी मान जाता है। तो सेल्मा चिल्लाती हैं क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। फिर प्रिंसेस कहती हैं तो क्या मैं भी तैयारी करना चालू कर दूं। अगले सीन में हम लोग एरन को प्रिंसेस के लेटर के साथ देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है, प्यारे एरन वेस्टन, क्या तुम्हें आग के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।